हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तो यहाँ आज लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने जो स्टडी किया था वो क्या किया था कि जो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी सेल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अपन ने लेक्चर नंबर 14 के अंदर कंप्लीट कर ली थी। और आज हम जानेंगे जैसे लेक्चर नंबर 15 यानी आज का जो लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा, वो सेलों के संयोजन के ऊपर होगा। सेलों का संयोजन बिल्कुल ठीक वैसे ही वर्क करेगा, ठीक वैसे ही समझेंगे, इसकी क्रियाविधि, इसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही ज्ञात करेंगे जैसा हमने कहाँ ज्ञात किया था, प्रतिरोधों के संयोजन में ज्ञात किया था। यानी प्रतिरोधों का जो संयोजन हमने समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों के अंदर वैसे पढ़ा था, वैसा ही यहाँ पे श्रेणी सेलों के संयोजन के अंदर भी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को स्टडी करेंगे। तो पहला जो टॉपिक होगा सेलों के संयोजन, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसके अंदर जो फर्स्ट जो है अपना वो है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा हमने प्रतिरोधों के संयोजन के अंदर श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़ा था। तो यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन, तो सबसे पहले माइंड में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि किसको जोड़ रहे हैं, सेल को जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब सेल का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ये क्या होता है, सेल का प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, और जब ये सेल का प्रतीक चिन्ह है यानी इसके दो टर्मिनल होंगे ए और बी, तो दोनों टर्मिनलों के मध्य क्या होगा, विभवांतर भी होगा। तो वो विभवांतर हो गया वी हो जाएगा। इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है ना, आंतरिक प्रतिरोध का जो आप चिन्ह बनाना चाहें, एक बात मैं वो लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया, आंतरिक प्रतिरोध का आप यहाँ लिख दीजिएगा, साइड में मेंशन कर दीजिए, आंतरिक प्रतिरोध का चिन्ह, प्रतीक चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, वो कैसे बनाएंगे, तो वो आपको इस तरीके से बनाना है। ये अंदर जो स्मॉल आ रहे हैं ये आपके आंतरिक प्रतिरोध हैं। ठीक है ना, बहुत सारी बुकों में नहीं मिलेगा ये चिन्ह, कहीं नहीं मिलेगा, ये आंतरिक प्रतिरोध का चिन्ह है। ठीक है ना, मत देखना ही मत, कहीं मिलेगा ही नहीं। तो आंतरिक प्रतिरोध यानी बड़ा वाला जो है कैपिटल वो पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव है। और जब सेल के अंदर का जो प्रतिरोध वही तो होता है आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो याद भी रह जाएगा और डेफिनेशन भी बन जाएगी, बाय द वे कहीं भूल भी गए तो भी बन जाएगी कि आंतरिक प्रतिरोध कहाँ है, सेल के अंदर। तो इसका मतलब ये भी मेरे पास क्या है, सेल है, तो इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, विभवांतर वी है, विद्युत वाहक बल ई, विद्युत वाहक बल भी होगा ना, क्या होगा, ई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो सेल के अंदर तीन चीज़ें काम में आएगी, जैसे प्रतिरोध के अंदर भी तीन चीज़ें आई थी, V = IR, विभवांतर आया था, धारा आई थी और प्रतिरोध आया था। तो वैसे ही सेल के अंदर भी तीन चार चीज़ें जो कल अपन ने बताई थी, टर्मिनल वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टता और विभवांतर, विद्युत वाहक बल और इसके अलावा क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। तो ये चारों चीज़ें इसके अंदर काम में आएगी सेल के संयोजन को सॉल्व करने के अंदर। तो यहाँ सेल का संयोजन मान लेता हूँ मैं, मेरे पास क्या है, तीन सेल लिए मैंने, तीन सेल मैंने यहाँ ले रखे हैं और तीनों सेलों को मैं यहाँ पे सीक्वेंसली यानी श्रेणी क्रम में सीरीज फॉर्म के अंदर मैं यहाँ इनको जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड और थर्ड। तो ये तीनों सेल को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया और इस परिपथ के अंदर यहाँ से ये विद्युत धारा, ये वोल्टेज का जो सोर्स है वो मैंने अप्लाई कर दिया कि इसके अंदर ऑन है। तो इस तरीके से धारा का प्रवाह भी इसके अंदर होता रहेगा। आप केवल चाहें तो इसे भी बना सकते हैं, जनरली मैंने बताने के लिए बताया। तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तीन सेल है मेरे पास, जंक्शन भी बनेंगे यानी जो पॉइंट होगा वो ए बिंदु, यहाँ से बी, सी और डी, ये चार बिंदु मैंने बना दिए हैं। क्यों बनाए बिंदु, क्योंकि एक सेल के दो टर्मिनल होते हैं, ये अगर ए हैं ये बी हैं, ए बी, दूसरा सेल एक और होगा, सपोज ये सी है और ये डी है। तो क्या करूँगा, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करूँगा, इस सेल के साथ में इसको भी ऐड करूँगा। यानी पहले सेल का, देखो लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखनी है, तीन सेल में अगर मैंने लिए हैं तो मेरे पास तीन सेल हैं, सबसे पहले हमने तीन सेल लिए और तीन सेल के बाद में तीन सेल यानी जो पहला सेल है, पहले सेल का दूसरा सिरा दूसरे सेल के पहले सिरे से, पहले सेल का दूसरा सिरा दूसरे सेल के पहले सिरे से
जोड़ देते हैं। तो यहाँ मैंने ये बी पॉइंट है जो पहले सेल का दूसरा और दूसरे सेल का पहला सिरा जोड़ दिया है। ये लैंग्वेज में लिखना है सारी बातें आपको, इससे आपको 4-5 लाइनों का मैटर मिल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे सेल का दूसरा सिरा तीसरे सेल के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है और इस क्रम में सेलों का संयोजन होता रहता है, इस क्रम में सेलों का संयोजन होता रहता है। तो ये आपस में जुड़ते जाएंगे तो होगा क्या, पहला सेल का जो पहला सिरा, पहला सेल का पहला सिरा और आखिरी सेल का आखिरी वाला सिरा, दूसरा सिरा, पहले सेल का पहला सिरा दूसरे सेल का आखिरी सेल का दूसरा सिरा, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा, टर्मिनल पॉइंट जो अपन बोलते हैं, ए और बी, इन दोनों के अंदर क्या होगी, ये दोनों आपके जो बैटरी सोर्स या पावर सप्लाई जो होगी उसके थ्रू द्वारा क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा और यानी यहाँ से सर्किट एक कंप्लीट फॉर्म के अंदर चलता रहेगा। यानी यहाँ पर कह सकते हैं ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, पहले सेल का पहला और आखिरी सेल का दूसरा। बाकी सारे पहले का दूसरा दूसरे के पहले से जुड़ेगा, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ेगा, तीसरे का दूसरा चौथे के पहले से जुड़ेगा। इस तरीके से ये सीक्वेंस क्या चलती जाएगी। कब, जब अपन श्रेणी क्रम संयोजन की बात करेंगे। लैंग्वेज बन जाएगी 4-5 लाइनों की, मैं नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपके क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट सेल का रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध आर, वैसे आर होता है लेकिन अपने पास 3 सेल हैं तो एक का R1 हो गया, दूसरे का R2, तीसरे का R3, ठीक है। सेलों का यहाँ पे प्रतिरोध वो मुझे पता चल गया। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विभवांतर, पहले का E1, दूसरे का E2, तीसरे का E3। तो E1, E2, E3 आपके पास क्या है, 3 सेल लिए मैंने, 3 सेल, उन 3 सेल के अंदर क्या है, विभवांतर यानी विद्युत वाहक बल आप कह दीजिए पहले, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल कौन कौन से हैं, क्रमशः फर्स्ट सेल के लिए, यानी अगर फर्स्ट सेल ये हैं तो इसके लिए क्या हो गया, E1 हो गया, दूसरे के लिए E2 और तीसरा E3। तो 3 मेरे पास क्या हो जाएंगे, वैद्युत वाहक बल हो जाएंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध भी तीनों सेल के लिए, क्योंकि ये प्रत्येक सेल के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, सारे सेलों के लिए अलग अलग होगा। तो आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा, R1, R2 और R3। क्लियर है यहाँ तक। फिर एक इक्वेशन जो अपन ने लिखी थी, क्या इक्वेशन लिखी थी अपन ने, कि जो सेल को क्या आंतरिक प्रतिरोध हो गया R1, R2, R3 और उसके बाद में जब आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक इक्वेशन लिखी थी V = E - IR। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। ये आंतरिक प्रतिरोध के अंदर मैंने आपको लिखवाया था कि V = यानी विभवांतर = E यानी वैद्युत वाहक बल माइनस धारा इंटू आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर है। तो ये इक्वेशन मैंने वहाँ से पुटअप किए, V = E - IR। V क्या है, 2 टर्मिनलों के बीच में विभवांतर, ठीक है। तो ऐसा ही काम अपने को इस पूरे परिपथ के लिए भी करना है। तो मैं लिखूंगा, देखो A और B के मध्य विभवांतर, टर्मिनल A और B के मध्य विभवांतर। पहले मैं केवल इस भाग की बात करूंगा, टर्मिनल A व B के मध्य विभवांतर क्या आएगा, VA - VB। A पॉइंट के ऊपर इसका विभवांतर कितना होगा, VA होगा, B पॉइंट पे VB होगा, C पे VC और D पे VD। ये तो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल बता रखा है मैंने, विभव की परिभाषा, और फिर 2 विभव के बीच में अंतर को विभवांतर बोलते हैं। तो ये A बिंदु पे विभव A होगा, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो विभव, और दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो वह विभवांतर बन जाएगा। A बिंदु पे विभव A है, B पर VB और C पे VC, D पे VD। ये सारा आपको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है। मैं यहाँ पूरा ज्योमेट्री मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर चल रहा हूँ, लेकिन आपको साथ में साथ जैसे ये लिखा है मैंने, आप लिखते चलना। बिंदु A के ऊपर विभव VA, B पर VB, C पर VC और D पर VD। ये क्या है, विभव है, विभवांतर नहीं है। विभवांतर कब आएगा, जब अपन दूसरे में से पहले को कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो ये है विभवांतर। विभव हैं ये केवल एक बिंदु पे विभव, दूसरे पे, और इन दोनों के बीच का जब मैं अंतर ले लूँगा, डिफरेंस ले लूँगा, तो क्या आ जाएगा, VA - VB। और VA - VB = इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये भी तो क्या है, डिफरेंस ही तो है। तो V की जगह VA - VB आ गया, = E। फर्स्ट सेल के लिए E कितना है, E1,
ठीक है। तो इक्वल्स टू E1 माइनस, यहाँ से जब धारा बहेगी I धारा, तो यहाँ भी तो I धारा ही बहेगी, यहाँ भी I धारा, तो यहाँ कितनी दी, मान लो A से B में I धारा है, तो B से C में कितनी बहेगी, इसको भी I1 I2 करें? नहीं, क्यों नहीं करें? मान लेते हैं, कल मैंने एग्जांपल भी दिया था, कल या परसों, कि 10 व्यक्ति अगर लाइन के अंदर खड़े हुए हैं, 10 व्यक्ति एक के पीछे एक करके खड़े हैं, तो पीछे वाले को अगर धक्का लगेगा तो वो आगे वाला भी, तो क्योंकि आपस में चिपके हुए हैं ना, सीरीज फॉर्म में जुड़े हुए हैं, तो पहले 10वें वाले को धक्का लगेगा, इसका मतलब पहले वाले को भी धक्का लगेगा, यानी जितनी धारा यहाँ से गई उतनी धारा उतने ही वेग वापस बाहर निकल गया, यानी जितनी धारा मैं इस परिपथ के अंदर डालूंगा उतनी धारा यहाँ से बाहर निकलेगी। यहाँ धारा आई गई, इसका मतलब यहाँ भी धारा कितनी जाएगी, आई ही जाएगी, ये ध्यान रखना आप। समांतर क्रम संयोजन में धारा अलग हो जाती है, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है, और ये धारा आई वापस यहाँ आके इस परिपथ के अंदर चली जाएगी। क्लियर हुआ? डायग्राम क्लियर हुए? जब आप लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहाँ आपको एक एपरेटस बॉक्स मिलेगा, उपकरण बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर केवल अपने पास वायर होंगे, लेकिन ये कनेक्शन अपने को बनाना पड़ेगा, और ये कनेक्शन अपन को बनाना आएगा तो ही बनाएंगे। वहाँ मेरे पास वायर हैं, ये प्रतिरोध, ये सेल बैटरी की वहाँ उस उपकरण के अंदर ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं, लेकिन मुझे कनेक्शन तो करना आना चाहिए। कैसे? कि पहले सेल का दूसरा, यानी सेल में से दूसरे सेल का, पहले सेल का जो दूसरा वायर वहाँ से निकालूंगा और दूसरे सेल के पहले वायर को आपस में जोड़ूंगा, फिर दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले में जोड़ूंगा, और इस तरीके से एक सर्किट कंप्लीट होगा। और जब वो कंप्लीट होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको कितनी धारा उस परिपथ से प्रवाह हो रही है, यानी प्लग यानी सर्किट बोर्ड से कितनी धारा उस उपकरण के अंदर आ रही है, उस एपरेटस में आ रही है, और कितना विभवांतर वो उत्पन्न कर रही है, ये अपन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें नॉब लगी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे VA माइनस VB इक्वल्स टू क्या हो गया, E की जगह E1 आ गया, I चेंज नहीं होगा, यानी I की जगह I ही आएगा। R इंटरनल रेजिस्टेंस, ये अलग अलग हो जाता है, क्योंकि सेल के अंदर ये कौन से सेल के अंदर डिबोवा है, या सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस इसके लिए अलग हो सकता है दूसरा सेल मैंने इतना बना दिया हो। तो यहाँ देखो ये बैंड गैप ज़्यादा हो गया ना, बताया था आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पे निर्भर करता है, दूसरी या तीसरी प्रॉपर्टी लिखाई थी मैंने, क्या, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ इसलिए इन सब का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा। तो IR1 क्लियर है यहाँ तक? इसको आप समीकरण नंबर दे दीजिए या कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये एक के लिए हो गया है, टर्मिनल A व B के मध्य विभवांतर मैंने कैलकुलेट कर लिया A और B के लिए। इसी प्रकार से आपको तीनों के लिए भी करना है, यानी दूसरा B और C के लिए भी करना है और C और D के लिए भी करना है। मैंने यहाँ 3 ही लिए, अगर चौथा भी होता तो D और E के बीच में भी कैलकुलेट करते, 50 होते तो उनके बीच में भी अपन कैलकुलेट करते क्या, विभवांतर। तो दूसरा इसी प्रकार मैं करके सीधा लिख रहा हूँ। अब आप लिख देना VA माइनस VB तो हो गया, अब किस में करना है, B और C में करना है। तो B और C में क्या आएगा, VB माइनस VC, VB माइनस VC इक्वल्स टू यहाँ से जो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा, वो E ही होगा, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, E की जगह E2 आ जाएगा सेकंड सेल के लिए, माइनस IR2, और VC माइनस VD C से D के लिए E3 माइनस IR3। क्लियर हुआ? यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? ठीक है, ये तीनों इक्वेशन मैंने लिख दी। क्या है ये, विभवांतर हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मुझे डायरेक्ट इसके बीच में विभवांतर चाहिए, टुकड़ों में नहीं चाहिए, तो क्या करूँगा, इन सब को जोड़ दूंगा। बिंदु A से आखिरी पॉइंट कौन सा है, D के मध्य विभवांतर क्या आएगा, VA माइनस VD, VA माइनस VD। और इसको कैसे लिखेंगे, A से B तक अपन ने जो किया है VA माइनस VB, ये एक भाग, प्लस दूसरा VB माइनस VC, ये दूसरा भाग, प्लस VC माइनस VD, ये तीसरा भाग। तो तीनों भागों के जो ये मान हैं, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए। रखिए मान, पहले का क्या है, E1 माइनस
IR1, दूसरा E2 माइनस IR2। बातें मत करना, नहीं तो कहीं भी चूक गए तो पूरा डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा। और तीसरा E3 माइनस IR3। क्लियर है? यहाँ से E1, E2 और E3 इन तीनों को एक साथ लिख दीजिए। E1 प्लस E2 प्लस E3 एक साथ आ गया, माइनस यहाँ से IR1 माइनस दूसरा वाला IR2 माइनस IR3। इनका जो आगे जो चिन्ह दे रखा है उसी चिन्ह के साथ लिखना है। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को हटा देता हूँ, इसका मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। तो यहाँ तक अपन आगे थे, यहाँ चल रहा है VA से VD के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो E1 E2 E3, E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I सब में समान है। देखो धारा IR1 IR2 IR3, तो मैं माइनस यहाँ से धारा I को कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन ले लिया तो यानी अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इक्वेशन कोई नंबर दिया है क्या, मुझे नहीं पता, तो मैं इसे इक्वेशन नंबर स्टार दे रहा हूँ। मैं भूल गया, मुझे नहीं पता कौन सी थर्ड थी फर्स्ट थी। तो ये समीकरण नंबर स्टार हैं, समीकरण स्टार। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, V इक्वल्स टू E माइनस IR, यही थी। और अगर मेरे पास इसको, ये तो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल इक्वेशन थी, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना, मानक समीकरण बनाना है, तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट लेंगे अपन। अब इसको इससे इक्विवेलेंट लेने का मतलब तुलना करेंगे, इस समीकरण की इससे तुलना करो। तो देखो V और यहाँ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VD हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया मेरे पास, VA माइनस VD। तो यहाँ से तो ये हो गया। E किसके इक्वल है, E1 प्लस E2 प्लस E3 के लिए। E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3। आपको अगर लिखना है तो आप यहाँ ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दीजिए, समीकरण स्टार की डबल स्टार से तुलना करने पर, समीकरण स्टार की डबल स्टार से तुलना करने पर। ठीक है, प्लस जब ये इन सब के कॉम्बिनेशन यानी इन सब के सम के बराबर आ रहा है, इसका मतलब तुलना कर रहे हैं तो बराबर हो रहा है, तो बराबर को यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट। इनके बेस के अंदर EQ लगाएंगे अपन, इक्विवेलेंट। I भी इक्विवेलेंट होगा, समान धारा प्रवाह होगी, और V भी क्या होगा, इक्विवेलेंट। तो ये सारे इक्विवेलेंट हो जाएंगे क्योंकि ये इन दोनों की तुलना की और दोनों क्या हो गए, यानी E इक्विवेलेंट कितना हो गया, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इसके इक्वल हो गया, इन सब के इक्वल E1 प्लस E2 प्लस E3 के लिए। I इक्विवेलेंट इक्वल ही है क्योंकि धारा तो समान ही थी, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। R इक्विवेलेंट क्या आया, R इक्विवेलेंट आया मेरे पास R1 प्लस R2 प्लस R3। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं कि जब श्रेणी क्रम संयोजन पूछा जाए तो सेल के जो आंतरिक प्रतिरोध होते हैं उन सब का योग कर दे अपन, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। इक्विवेलेंट का मतलब बराबर भी होता है, तुल्य भी होता है, तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। यहाँ E1 E2 और E3, E क्या होता है, विद्युत वाहक बल। तो तीनों सेलों के विद्युत वाहक बलों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, सीधा ही जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक नया फॉर्मूला E इक्विवेलेंट यानी वैद्युत वाहक बल, तुल्य वैद्युत वाहक बल आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले आप नोट कीजिए। अब ऐसे तो ये 3 सेल के लिए काम, 3 सेल अगर मैंने काम में लिया, मान लो अगर मेरे पास 10 सेल होते हैं तो E1 से लेके E10 तक आता, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E10 तक जाएगा। अगर 50 है तो 50 तक जाएगा, 100 है तो 100 सेल तक जाएगा। तो इतना तो अपन लिख नहीं सकते, तो 100 तक तो थोड़ी लिखेंगे, 100 सेल थोड़ी बनाएंगे। तो क्या करेंगे, तो इनका एक मानक रूप बनाएंगे। मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप क्या होगा। मानक रूप में क्या करेंगे, E इक्विवेलेंट जो होगा उसके अंदर अपन मान लेंगे कि nth टर्म है। E इक्विवेलेंट किसके जस्ट इक्वल है,
E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En तक इक्वल है। यानी इसके अंदर En का मतलब इसमें जितने चाहें सेल आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब n तक इक्वल है तो इन सबको एक साथ लिखना हो तो n नंबर ऑफ E लिख दो। E इक्विलेंट इक्वल्स टू क्या आ गया, n ही आ जाएगा। E इक्विलेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, NE। n क्या है, नंबर ऑफ सेल हो गया। यानी अगर मेरे पास 3 सेल हैं तो आप 3E लिख दीजिए, 3n की जगह कितना पुटअप कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 3E आ जाएगा। इसका मतलब 3 सेल हैं, E1 प्लस E2 प्लस E3, काम खत्म। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये E इक्विलेंट को निरूपित किया है मैंने। इसी तरीके से R इक्विलेंट, R1 प्लस R2 प्लस कहाँ तक जाएगा, Rn तक। इसको भी आप लिख सकते हो NR। R इक्विलेंट इक्वल्स टू NR। यहाँ तक नोट कर लिया आपने। V इक्वल्स टू E माइनस IR, यही थी इक्वेशन। बहुत काम आएगी ये इक्वेशन, ठीक है ना। ये समीकरण बहुत काम आएगी इस सेल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एक E इक्विलेंट इक्वल्स टू मेरे पास NE आ गया, R इक्विलेंट इक्वल्स टू क्या आ गया, NR। मुझे क्या ज्ञात करनी है, यदि समान धारा, यानी धारा का मान ज्ञात करना है। धारा I इक्वल्स टू, इस समीकरण से I का मान ज्ञात करो। क्या आएगा I का मान, IR को इधर लाओ, V को इधर ले जाओ, ठीक है। तो क्या बनेगा, E माइनस V, इधर IR है, R को नीचे भेजो तो E माइनस V अपॉन R करके देखना, हो जाएगा ये, ठीक है। तो E माइनस V अपॉन R हो गया। क्लियर है ना यहाँ तक। तो E इक्विलेंट हो गया। यहाँ पे R इक्वल्स टू मेरे पास क्या बन जाएगा, कंप्लीट फॉर्म के अंदर इसको नोट करना है आपको। R इक्विलेंट इक्वल्स टू, यानी ये सारा किसमें, इक्विलेंट की फॉर्म में है। इक्विलेंट की फॉर्म में है तो आप I को I इक्विलेंट लिख दीजिए। समान धारा, पहले अपन ने धारा के लिए ज्ञात कर लिया फॉर्मूला। धारा के लिए क्या आया, E माइनस V अपॉन R। अब मुझे क्या करना है, समान धारा के लिए, यानी I इक्विलेंट, E भी क्या होगा, इक्विलेंट होगा, V भी इक्विलेंट और R भी इक्विलेंट। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। E इक्विलेंट कितना है, NE। E इक्विलेंट कितना है, NE है ना, माइनस V इक्विलेंट कितना है, V इक्विलेंट VA माइनस VD, यानी V इक्विलेंट ही रहने दो आप, इसमें कोई किसी प्रकार का आप चेंज मत करो। R इक्विलेंट कितना है, NR, और यहाँ पे I इक्विलेंट। तो एक फॉर्मूला आपके पास एक और बन गया कि जब आपको परिपथ में समान धारा की बात ज्ञात करने को कहा जाए तो आपको n नंबर ऑफ E, यानी मान हो सकता है आपको कह दे कि एक परिपथ के अंदर 7 सेल एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और 7 सेल जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आपको सीधा 7 n का वैल्यू कितना पुटअप करना है, 7 पुटअप करना है, और जो E और इनका वैल्यू दे रखा है वो रख के आपको सॉल्व करना है। बार बार ये इतना प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं, ये केवल डेरिवेशन था समझाने के लिए और फॉर्मूला डेवलप करने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है। क्लियर है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का लेक्चर अपन यहीं तक समाप्त करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।